Sri Gopal School. Today we will discuss the class 9 physics chapter 2 forces and law of motion. Today we will discuss the last class of physics of this chapter. Let us know what is law of conservation of momentum. Guys, in the last classes we have discussed about Newton's first law of motion, second law of motion as well as third law of motion. And today we will discuss the law of conservation of momentum. This is the last topic of this chapter. When two or more bodies interact with one another, the vector sum of their linear momentum remains constant. Law of conservation of momentum क्या है कि जब दो या दो से अधिक बॉडीज एक दूसरे से कोलिजन करती हैं, मींस इंटरेक्ट होती हैं, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो उनका जो वेक्टर सम होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब कि कोलिजन से पहले, टकराने से पहले जो उनका वेक्टर सम होता है, टकराने के बाद जो उनका वेक्टर सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए एक कंडीशन है कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आइए इस फिगर से हम इसको समझते हैं, इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है। सपोज करिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉल है, कोई एक बॉडी है जिसका मास ma है और कोई बॉडी b है जिसका मास mb है, और ये a बॉडी uv स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में चल रही है और ये b बॉडी ub स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में चल रही है। ये uv और ये ub क्यों है? बिकॉज दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड वी नो दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u। गॉट इट? तो ये uv वेलोसिटी से चल रही है और ये ub वेलोसिटी से चल रही है। ये बिफोर कोलिजन, मतलब दोनों के इंटरेक्ट होने से पहले की कंडीशन है। उसके बाद ये बॉडी चलते चलते कुछ समय बाद आकर के इस बॉडी से टकरा जाती है। कुछ समय बाद ये बॉडी ऐसे चलते चलते आकर के इस बॉडी से टकरा जाती है, मींस ये दोनों एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन। उस कंडीशन में ये बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करेगी और ये बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करेगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। आपको पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन कोई एक बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाई करती है, दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पे जो फोर्स ये अप्लाई करेगा वही इस पे ये फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर? अब टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी uv थी, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है va, ए ऑब्जेक्ट की, और टकराने के बाद b की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी vb। क्लियर है? ये इसका ma मास है और इसका mb, क्योंकि मास तो कभी चेंज होता नहीं है। मास तो हमें पता है टकराने से पहले जो उसका मास होगा, टकराने के बाद जो उसका मास वही होगा। अगर कुछ चेंज होगा तो क्या? वेलोसिटी। पहले uv वेलोसिटी थी, उसके बाद क्या हो जाएगी va वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरे ऑब्जेक्ट की ub थी और इसकी दूसरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी आफ्टर कोलिजन vb हो जाएगी। क्लियर है? इस कंडीशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, अगर इस ए ऑब्जेक्ट जो हमारा बॉडी है इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो हम समझेंगे कि मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन। टकराने के बाद, कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम कितना था और टकराने से पहले, कोलिजन से पहले उसका मोमेंटम कितना था, दोनों का माइनस करें तो कितना मोमेंटम में चेंज हुआ ये हमें पता चल जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ मिलेगा ma va, बिकॉज हम यहाँ से मोमेंटम क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी va है, मास ma, तो ma va, और बिफोर कोलिजन ma uv। क्लियर है? अब ये हमें मिल गया मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और हम जानते हैं जब भी रेट की बात की जाती है तो हमेशा टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है, ये हमने हर एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, इस ए ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टेकन टाइम। टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल आएगा। तो ma va माइनस ma ua अपॉन t हो जाएगा। क्लियर? तो इस कंडीशन में हम देखें तो हमें यहां मिलता है दिस इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, मतलब ये बी जो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जानते हैं
ये इसके इक्वल होगा क्योंकि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेकंड लॉ की बात करता है उसकी, हमने उसमें पढ़ा हुआ है। तो यहां से हम पाएंगे कि FBA मतलब ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे FBA क्या हो जाएगा, MAVA माइनस MAUA अपॉन T। उसी तरीके से FAB क्या हो जाएगा, MBVB माइनस MBVUB अपॉन A। FBA है मतलब क्या, मतलब बाई B ऑन A। B फोर्स अप्लाई कर रहा है A पे, B फोर्स अप्लाई कर रहा है A पे, तो ये हो गया। और A फोर्स अप्लाई कर रहा है B पे, इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं। FAB क्या हो जाएगा, MBVB माइनस MBUB अपॉन T। और हम जानते हैं कि FAB इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, हम जानते हैं कि FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। पहले ही बता चुके हैं कि कोई पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स अप्लाई करेगी, दूसरी बॉडी भी उस पहले बॉडी पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी, डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो माइनस लग जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। तो इस कंडीशन में यहां से हम उसको लिखते हैं FAB प्लस क्या लिख सकते हैं, MBVB माइनस MBUB अपॉन T। और FBA क्या है, MAVA माइनस MAUA अपॉन T। इस कंडीशन में ये T और ये T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां से हम इसको उधर लेके जाए, उसको इधर लेके आए, तो हमें मिलेगा MBVB प्लस MAVA इज इक्वल टू MBUB प्लस MAUA। मतलब क्या, मतलब कि आफ्टर कोलिजन जो उसका मोमेंटम था MBVB, ऑब्जेक्ट B का जो कोलिजन था, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है, प्लस बॉडी A का जो मोमेंटम है, इन दोनों का मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है। मतलब कि इससे हमें ये प्रूफ होता है कि जो B है उसका मोमेंटम प्लस A का मोमेंटम और B प्लस A का मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है। और इस तरीके से हमें मिलता है क्या, कि जो लीनियर मोमेंटम होता है जो बिफोर कोलिजन होता है वही आफ्टर कोलिजन, मतलब वो चेंज नहीं होता है, इट मींस कंजर्व होता है। इस तरीके से इस इक्वेशन से हम प्रूफ कर सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यही आज का लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। इसके आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम हो आपसे पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।